क्या लगता है आपको ऐसे ही आपको जाने देंगे बिना सफलता के? इस बार आप स्टेट में बैठने वाले हैं, इस बार पेपर 1 देने वाले हैं, मैथ आपका सब्जेक्ट है, तो आपका ऐसे ही हम जाने देने वाले नहीं है। इस बार आपको हर हालत में सिलेक्शन दिलवा कर ही भेजने वाले हैं। तो स्वागत है, वेलकम है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल टीचिंग पॉइंट पे। मैं हूं शायर अफरीदी और आज हमारी जो है पहली क्लास है यूट्यूब पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर के लास्ट देखिएगा। लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं आज के पहले सवाल पर। देखिए, हम लोग अभी जो कराएंगे कुछ दिन तक वो आपके इतने सारे PYQs है, जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सवाल है, उन सवालों को फिलहाल हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग जो होगा उसके हिसाब से हम लोग आगे की रणनीति अपनाएंगे। तो आज का पहला सवाल है कि 1 वर्ष पहले एक आदमी की आयु अपने बेटे की आयु की 8 गुनी थी। कितनी गुनी थी? 8 गुनी। अब उसकी उम्र उसके बेटे के उम्र के वर्ग के बराबर है। उसकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? देखिए, अब इस तरह के सवाल को पढ़ने के बाद आपको हल नहीं करने यहाँ बैठना है कि तरीका आप जो बेसिक तरीका अपनाते हैं वो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि अब उसकी उम्र उसके बेटे की उम्र के वर्ग के बराबर है। यानी बेटे का जो एज होगा उसका वर्ग करेंगे तो उसकी फादर का एज आ जाएगा। अब देखिए, अगर बेटे का वर्ग 7 वर्ष है तो बाप का कितना 49 स्क्वायर है? बिल्कुल है, यह पॉसिबल है। क्या 1 का वर्ग 50 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या 5 का वर्ग 25 होगा? बिल्कुल पॉसिबल है। क्या 6 का वर्ग 49 होगा? बिल्कुल नहीं है। यानी कि यहां से आपका C और D कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो ये लाइन जो हमने पढ़ा कि उसकी उम्र उसके बेटे के उम्र के वर्ग के बराबर है, तो यहां से A भी हो सकता है, आपका B भी हो सकता है। अब पहले देखिए, 1 वर्ष पहले एक आदमी की आयु अपने बेटे की आयु की 8 गुनी थी। अगर हम इसको लेते हैं तो 7 से पहले कितना आपका हो जाएगा? 1 साल पहले 6 साल हो जाएगा। तो यहां भी कितना आपका हो जाएगा? 48 हो जाएगा ना। क्योंकि अगर 1 साल पहले बेटे की आयु 6 साल होगा तो बाप का जो आयु होगा वो भी 48 होगा। 49 से आपका 48 हो जाएगा। क्या ये इसका 8 गुना है? बिल्कुल है, 8 से 48। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। समझ गए आप? यानी इस तरह के सवाल को आप जो है इसी तरह से हल कर लेंगे तो कम से कम टाइम में आप सवाल को हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, 1 साल पहले कितना आपका हो जाएगा? 4 साल हो जाएगा। क्या 1 साल पहले कितना होगा आपका? 24। कितना गुना? आपका 6 गुना है। सवाल में कितना गुना था? आपका 8 गुना। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि उस त्रिभुज का परिमाप निकालना है, पैरामीटर ज्ञात कीजिए जिसकी शीर्ष ये दिया हुआ है, जो उसका कोऑर्डिनेट है वो आपका दिया हुआ है। अब देखिए, इस तरह के जो आपके मान जो दिया हुआ है इसके लिए आप जो है एक्सिस जो होता है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको खींचते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स। ये आपका एक्स हो जाएगा, ये आपका वाई हो जाएगा, एक्सिस। अब देखिए, तो पहला को लेते हैं, एक्स का मान कितना? देखो ये वाला क्या आपका होता है? 0 होता है। देखिए, ये सवाल आपका चंद सेकंड बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहां समझा दे रहा हूं ताकि इससे रिलेटेड जो भी आपका सवाल एग्जाम में आएगा तो आपका सवाल एग्जाम में ना छूटे। अब देखिए, यहां पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 0,0 कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको। अब यहां देखिए, इधर में क्या होगा? इधर में आपका प्लस होता है, इधर में आपका माइनस होता है, इधर ऊपर में आपका प्लस और आपका नीचे में क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, माइनस का साइन होता है। यहाँ का 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये भी आपका हो ना। अब देखिए, यहां पर पहला कोऑर्डिनेट क्या है? 0,6 है, यानी x, यानी कि आपका 0 हो जाएगा। x का मान 0, तो y का मान कितना है? 4 है। 4 कहां पे होगा? प्लस में। 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? प्लस में 4 हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट कितना आपका हो गया? 0,4 हो जाएगा ना। यानी कि x का मान 0 ये हो जाएगा और y का मान 4 कौन से पॉइंट पे हो जाएगा? ये वाला पॉइंट पे हो जाएगा, राइट। यानी इस पॉइंट पे x का वैल्यू कितना होगा? 0 और y का मान दिया हुआ है कितना? 4। निकल गया। अब दूसरा कितना है? 0,0, तो 0,0 आपका ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा, आपका मूल बिंदु हो जाएगा। उसके बाद 3,0, x का मान 3 है, ये आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6, प्लस में आपका क्या है? 3 है। x का मान 3 कहां पर? यहां पे आपका हो जाएगा। x का मान 3 यहां पर और y का मान 0 कहां पे होगा? यहीं पे आपका होगा ना। तो x का मान 3 और y का मान 0, एक कोऑर्डिनेट आपका ये मिल गया। अब ये क्या कह रहा है कि परिमाप निकालना है। अब इन दोनों को आप अगर मिला देंगे तो एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए यहां पर ऐसे करके बन गया त्रिभुज।
अब आप मुझे बताइए यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है? आप बोलेंगे 3 है। 3 है ना? यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 3 है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है आपकी? ये 4 है। 3 4, ये कितना आपका हो जाएगा? 5 होगा। आप लोग पढ़े हैं पाइथागोरस परिमेय से क्या? समकोण त्रिभुज में अगर एक भुजा 3 होगा, एक 4 होगा, तो ये कितना आपका हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना आपका हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब परिमाप निकाल लो। 4 3 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए बी आपका राइट हो जाएगा। परिमाप मतलब तीनों भुजा को आपको जोड़ देना है। ठीक, चलिए समझ गए आप? अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति एक दुकान पर गया और एक सोफा खरीदा। उसे उस पर 20% की छूट मिली। यदि उसे 25% की छूट मिलती तो वो 1000 और कम बचा लेते, 1000 और बचा लेते। उसने सोफे के लिए कितना भुगतान किया? अब देखिए, अगर कोई जो सोफे का मूल्य जो है अपने आप में कितना, मान लीजिए 100 है, राइट? उसमें से क्या कर रहा है? उस पर 20% की छूट। तो 100 में अगर आपका 20% की छूट मिलेगा तो कितना हो जाएगा बताइए? आपका उसका दाम 80 होगा। लेकिन फिर कह रहा है यदि उसे 25% की छूट मिलती, यानी 100 में 20 नहीं, अब कितना मिल रहा है उसको? अगर 25 की छूट मिलता, ठीक है, 25% का, तो कितना बिकता वो आपका? बेहतर बिकेगा ना। अगर 100 का चीज में 20 का डिस्काउंट देंगे तो 80 में बिकेगा। 100 का चीज में 25 का डिस्काउंट देंगे तो कितना बिकेगा वो? 75 में बिकेगा। तो वो कह रहा है तो वो 1000 और बचा लेते, यानी 80 से कितना हो गया? 75 हो गए। कितना होगा? 80 से 75। इसके बीच का गैप कितना है? 5 है। और इसी 5 का मान कितना आपका दिया हुआ? 1000 दिया हुआ ना। यानी कि 20% से छूट अगर 25% होता तो वो 1000 और बचा लेते। यानी पहले उसका जो बचत हो रहा था, लेकिन जब वो 80 से 75 में आए तो कितना बचाए? 5 बचाए। तो इसी 5 का मान आपको दिया हुआ है कितना? 1000। तो 5 का मान 1000, तो 1 का मान कितना आपका हो जाएगा बताइए? 200 होगा। तो 5 10, 1000 आपका हो जाएगा। जब 1 का मान 1000 हो गया तो आपको निकालना किसका? 100 का मान। तो 100 इंटू 1 का मान कितना है? 200 बराबर कितना आपका हो जाएगा? 20,000। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। समझ गए आप? कोई दिक्कत समझने में? आसान सवाल है, बस इस तरह से आपको सवाल को हल करना है। ज्यादा आपको देखिए, वनडे एग्जाम है, मैथ को जितना कम से कम टाइम में आप बनाएंगे उतना आपके लिए फायदा है। जितना आप लोग बेसिक में जाएंगे उतना आप उलझ जाएंगे। इसलिए देखिए, ये भी तरीका आसान है, इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, बहुत कम टाइम में बन जाएगा और आसानी के साथ बन जाएगा। बस सवालों में आपका जो पकड़ थोड़ा होनी चाहिए। सवाल को आप अगर समझ जाते हैं और बनाने के तरीके को आप समझ जाते हैं, हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है। अब देखिए कितनी गुनी है? 6 गुनी है। अब देख रहे हैं सबका सब आपका 6 गुना ही है। ये आपका 6 गुना नहीं, आपका हट गया। ठीक है, अब देखिए फिर कह रहा है कि 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। अब देखिए अगर हम ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं तो ए में कितना? 4 और 24 है। कितना है वर्तमान में? 4 और 24। 4 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। ये कितना आपका हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो क्या ये 28 जो 8 का 4 गुना है? बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होगा। यानी ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये उसका वर्तमान एज है। हम क्या कह रहे हैं यहां पर? 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी होगी? 4 गुनी। यानी कि वर्तमान में हम 4 साल जोड़ेंगे इसमें, पुत्र में भी और पिता में भी, तो कितना गुना हो जाएगा? 4 गुनी हो जाएगा। गैप 4 गुनी का होगा। अब देखिए 5 है, 5 में 4 जोड़ेंगे कितना आपका होगा? 9 होगा। 30 में 4 जोड़ेंगे कितना आपका होगा? 34 हो जाएगा। क्या वो उसका आपका क्या कहते हैं 4 गुनी है? 936। ये भी आपका नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी को लीजिए। अब सी में 4 जोड़ेंगे कितना होगा? 10। 36 में 4 जोड़ेंगे कितना आपका हो जाएगा? 40। क्या ये इसका 4 गुना है? बिल्कुल है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। समझ गए आप? कोई दिक्कत? हाँ, बाय ऑप्शन से इस तरह के सवाल को आसानी से आप हल कर सकते हैं। बस चीजें आपको, आप उन चीजों पे फोकस कीजिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और आपसे मांग क्या रहा है सवाल में। ठीक है, वो चाहता क्या सवाल में आपसे।
चाहिए जा रहा है ना। देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पे दिया हुआ कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु को 6 गुनी है, तो ये भी 6 तो 24, ये भी 6 गुनी है। 6 5 है 30, ये भी आपका 6 गुनी है। 6 जगह 36, ये भी आपका 6 गुनी है। लेकिन 6 चौक चौक 6 18, ये आपका 6 गुनी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी पहली आपका एलिमिनेट हो गया था। ठीक, अब हमें बात करें अगर कि सब में अगर उनके पुत्र की आयु में और पिता की आयु में 4 साल जोड़ देंगे, 4 साल बाद वो 4 गुनी हो जाएगी। तो 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 36 में 4 जोड़ेंगे कितना हो गया 40। क्या इसका 4 गुना है? बिल्कुल है, हो गया। ठीक, ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर का मान क्या होता है? कितना होता है बताइए? 1 होता है। आप लोग पढ़े ना, क्या पढ़े हैं बताइए? इसी आप लोग पढ़े हैं क्या फॉर्मूला? आप लोग क्या याद होगा आप लोगों को? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, पढ़े ना आप लोग? तो ये उसी का क्या पढ़े कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ टेन स्क्वायर को स्क्वायर लेके आ जाएंगे तो क्या होगा आपका? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका होता है क्या बताइए? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पता है ना आपका? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस आपको याद रखना कि सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक, चलिए दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो वो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या आप इतना गलती करेंगे कि इन सवालों को आप बेसिक से बनाना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ सवाल दिया कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो सबसे पहले आपको खोजना है कि अंकों का योग 9 कहां पर है। तो यहां भी 9 है, 6 3 9, 6 3 9, 6 3 5 4 9, 7 2 9, हर जगह 9 है। इसका मतलब पहला में रूल लागू नहीं हुआ। अब क्या कह रहा है? यदि अंकों को उलट दिया जाए, उलट देने का मतलब क्या है? ये 36 है, उलटने पर कितना आपका हो जाएगा? 63। ये 63 है, उलटने पर कितना आपका हो जाएगा? 36। अब देखिए ये 45 है, उलटने पर कितना आपका हो जाएगा? 54। ये 72 है, उलटने पर आपका 27 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? उलट दिया जाए तो नई संख्या, अब ये नई संख्या बना, नई संख्या बना, नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाता है। अब देखिए क्या आपको लगता है कि 54 45 से आपका 27 अधिक होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि 27 72 से अधिक है? बिल्कुल नहीं है। अब यहां देखिए क्या आपको लगता है कि 36 जो है सॉरी 63 जो है 36 से आपका अधिक है? बिल्कुल ये भी नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्योंकि मैं कह रहा हूं क्योंकि दिया हुआ कि नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, यानी नई संख्या जो होगा पुरानी संख्या से अधिक। क्या ये अधिक है? बताइए नहीं है। क्या ये नई संख्या जो है अधिक है? अधिक तो है। क्या 27 अधिक हो सकता है? बताइए नहीं होगा, 9 ही आपका अधिक है। क्या ये नई संख्या पुरानी संख्या से अधिक है? बिल्कुल नहीं है। तो एक ही जगह हमको दिख रहा है कि केवल जो है ये पुरानी संख्या या आपका नई संख्या यहीं पे अधिक है। और कितना अधिक है आप देख लीजिए, 27 अधिक है। घटा दीजिए, जैसे आपका 6 गया 7, यहाँ पर जब 5 में से 3 गया 2, इसलिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक, हम यहाँ पे हर एक सवाल का जो है आपको आसान से आसान तरीके से, ये भी नहीं कि ऐसा बता देंगे कि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आए। हम ऐसे कोशिश करेंगे कि आप जो है कुछ मतलब कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाए और आप उस तरह से रिलेटेड जो भी सवाल एग्जाम में आपका आएगा उन सवालों को आप आसानी के साथ बना भी ले। ठीक है, और ऐसा तरीका, अब इतना भी शॉर्ट तरीका नहीं बताएंगे कि आप एग्जाम हॉल में जाने के बाद भूल जाएंगे। होता ऐसा भी है कि आप आएंगे, आप कह देगा कि बस नहीं ये मान देखने के बाद समझ लो तो उसका आंसर ये हो जाएगा। ऐसा भी हम नहीं करेंगे। हम उन चीजों को लेकर चलेंगे कि जो आप हमेशा आपको याद रहे और उन चीजों को आप अदर एग्जाम में अभी अदर क्वेश्चन में उसको आप अप्लाई कर सके। यानी कि अब उस तरह का सेम सवाल क्वेश्चन रहेगा सेम डाटा का तो ही अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज जो अलग डाटा होगा फिर वहां पे आप कंफ्यूजन कर जाएंगे। तो ऐसा हम चीज बिल्कुल नहीं बताएंगे। हम उन तरह के ट्रिक्स पर, उन तरह के सोल्यूशन पे हम फोकस करेंगे जो आप बार बार उसको आप रिविजन करते रहेंगे, भूलेंगे नहीं और अदर सवाल में उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला सवाल है आपका कि एक आयताकार मैदान के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले आयत कैसा होगा आपका? क्या आपका आयत होता है? आयत किसे कहते हैं? जिसकी
आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, अब ये विकर्ण की लंबाई दिया हुआ 15 है, ये इसका विकर्ण हो गया, डायगोनल हो गया, ये कितना है 15 है। अब उसकी लंबाई दिया हुआ है 12 है, अब ये कितना आपका हो जाएगा 12 है, ये 15 है, ये आपका 12 है। अब यहां से आपको मैदान का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको हाइट का होना जरूरी है, क्योंकि आप जनरली पढ़े हैं क्या होता है, एरिया बराबर लंबाई इंटू क्या चौड़ाई पर है। अब लंबाई पता है, चौड़ाई पता नहीं है। अब आप मुझे बताइए, क्या आप जो है, मैं देखिए पेन को दोहरा रहा हूं, यहां से और यहां तक, क्या ये आपको एक समकोण त्रिभुज नहीं दिख रहा है? क्या आप जो है, आपने समकोण त्रिभुज के बारे में आपने क्या नहीं पढ़ा है कि 9 12 जो आपका होता है, 9 12 और 15 एक समकोण त्रिभुज होता है, पढ़े ना आप लोग? या ये भी नहीं पढ़े तो आप ये तो जरूर पढ़े होंगे। क्या बताइए, 3 4 5 एक पाइथागोरस से क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज आपका, ये उसकी ट्रिपलेट होता है 3 4 5, यानी 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो क्या ये जो है 4 तिया 12 हो जाएगा आपका, ये 5 तिया 15 है, ये क्या 3 तिया आपका 9 हो गया। तो इसी का तो एक्सटेंड फॉर्म आपका क्या है, 9 12 15 है। तो क्या आपका यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा, 9 हो जाएगा चौड़ाई में, राइट? कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना। अब यहाँ पे 9 हो गया, आपको लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, कितना होगा 12 इंटू 9, 12 9 108। कोई दिक्कत? यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए आप? कोई दिक्कत है तो बताइए आप। समझ गए ना आप कि 9 12 15 क्या ट्रिपलेट है? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं तो मैंने आपको बता दिया कि 3 4 5 का जो थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म है, यानी 3 4 5 से आप क्या कर सकते हैं बताइए। अगर आप ऐसा भी कहीं आपको दिख जाए, 3 दूनी कितना 6, 4 दूनी कितना 8, 5 दूनी आपका 10, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, एक ये भी आपका ट्रिपलेट हो जाएगा, 6 8 10। तो ये भी किसका, 3 4 5 का थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए, आसान सवाल। अगला सवाल, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है और उसकी दो भुजाओं की लंबाई 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 40 30 70, 100 में 70 जाएगा, कितना बचेगा 30। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्या इन सवालों को बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, कुछ है नहीं सवाल में। तो ये भी आपके जो है, देखिए ये सारे सवाल जो मैं आपको करा रहा हूँ, सारे के सारे आपके पीवाईक्यूज है। ठीक है, तो पहले हम जो है पीवाईक्यूज को एक एक करके सारे के सारे सवाल देखेंगे, और उन सवालों को देखने के बाद अब आपको उसके बाद आइडिया होगा कि हम जो तैयारी करना है हमको कैसे करना है, तैयारी किस मतलब किस चैप्टर पे हमको अधिक वेटेज देना है, किस पे हमको अधिक ध्यान देनी है। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले जो भी आपके प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं उन सवालों को यहाँ पे हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो समझ गए ना इस सवाल को कि त्रिभुज है, उसका परिमाप हमको दिया हुआ है कितना, 100 दिया हुआ है, एक भुजा का मान दिया हुआ है कितना 30, एक भुजा का मान दिया हुआ है 40, तो इसका मान कितना होगा, तीनों को जोड़ के आपका 100 होगा ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। राइट, चलिए समझ में आपको आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक, अब देखिए सवाल है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसके शीर्ष दिया हुआ क्या, उसको हम यहां लिख लेते हैं ना 1। ठीक है, कि ए का मान आपका इतना दिया हुआ है, उसके बाद बी कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट इतना दिया हुआ है, सी का कोऑर्डिनेट आपका इतना दिया हुआ है, तो आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए ये सवाल आप बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं, आपको बेसिक में बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले फॉर्मूला पढ़ा है, कुछ और तरीका पढ़ा है, लेकिन हम यहाँ पे कम से कम टाइम में इसको हल करने का तरीका बताएंगे कि जब भी किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष का मान दे दिया रहे और आपको एरिया निकालने के लिए बोले, बस कुछ नहीं करना है। जैसे कि मान लेते हैं फिगर क्या आपका ए है, त्रिभुज है ए बी सी, ए का मान कितना दिया हुआ 1,2, बी कितना आपका दिया हुआ देखिए -2,3, सी कितना दिया हुआ है -3,-4। अब देखिए इसको बनाना कैसे है, आसान तरीका है। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या 1,2 उसको लिख देंगे, 1,2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद बी क्या है -2,3 उसको लिख देंगे। सी का मान कितना है -3,-4 है। राइट,
अब यहाँ पे जो पहले जिसको आपने लिखा था उसको एक बार फिर से लिख देना है, 1,2 लिख देना है, बस हो गया। समझे कुछ? यानी कि पहले ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 1, आपका 2 है, 2 का कितना -2,3, सी का कितना -3,4, और ए को जो है एक बार फिर से आपको लिख देना है। ये हर एक एरिया के लिए आपको ये लागू होगा। जब भी आपको जो है, चाहे आपको त्रिभुज का पूछे या चतुर्भुज का पूछे, समझ रहे बात को मेरा? आप त्रिभुज का एरिया पूछेगा तो भी आप इस रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। चतुर्भुज का एरिया आपको निकालने के लिए बोलेगा तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस चतुर्भुज में क्या हो जाएगा, 4 शीर्ष हो जाएगा। उसके बाद जो पहला वाला शीर्ष है हमेशा उसको फिर एक बार नीचे लिख देना है। जो पहले जिसको लिखेंगे लास्ट में उसको दोबारा आपको दोहरा देना। अब इसको हल कर लीजिए, हल कैसे होगा देख लीजिए यहां पर। देखिए 1/2 ये मॉड हो गया आपका। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है। ध्यान रहेगा 3 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा आपका 3, माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो माइनस माइनस कितना आपका हो जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं ना, राइट। समझे? देखिए यहाँ पर 1 को 3 से गुना किए 3, यहां बीच में क्या आ जाएगा माइनस, उसके बाद इन दोनों को गुना करेंगे 2 दूनी 4, -4 लिख दिया यहां पर। अब यहां पे क्या होगा प्लस, अब फिर इसको इससे गुना करेंगे, 4 दूनी कितना होगा 8, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा यहां पर। अब फिर इसको इससे गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा बताइए 3 या 9, तो बीच में माइनस होगा, फिर ये माइनस का 9, राइट। उसके बाद प्लस, दोनों जगह में छोटी ब्रैकेट कर दिया ना, आप ठीक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसको इससे गुना करेंगे, क्या होगा 3 दूनी 6, माइनस का आपका 6 हो जाएगा, बीच में क्या माइनस आएगा, फिर 4 एकम 4, तो फिर ये भी क्या होगा माइनस में आपका 4 है, राइट। कोई दिक्कत है आपको बताइए? यहां तक कोई दिक्कत हो आप बोल सकते हैं, मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए 1/2, क्या होगा यहां पर 3 है, माइनस माइनस प्लस 4 3 कितना आपका हो जाएगा बताइए 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या है प्लस है, प्लस कर देंगे। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 8 और 9 आपका 17 हो गया। उसके बाद यहाँ क्या है प्लस है, प्लस कर देंगे। अब यहाँ क्या -6 माइनस माइनस प्लस +4, -6 और +4 कितना होगा माइनस का आपका 2 हो जाएगा। तो -2 और +2 कितना होगा माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे कर सकते हैं हम डायरेक्ट -2। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया 1/2। अब देखिए 17 और 7 24, 24 में से 2 गया कितना हो जाएगा 22, ये कितना आपका हो जाएगा 22। कैसे कटेगा 11 दूनी 22 बराबर क्या हो जाएगा 11। इसका आंसर हो जाएगा कौन से ऑप्शन में है, ए में है, जो बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। समझे आप बात को? देखिए आपके जो त्रिभुज के जो शीर्ष दिया होगा उसको आपको इस तरह से फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक। यानी ये आपका इधर वाला आपका x हो गया, इधर वाला आपका y हो गया। अब इसको लिखिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहले 3 को 3 से गुना करेंगे 3, फिर बीच में क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। फिर 2 को 2 से गुना करेंगे 4, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा ना। देखिए ये माइनस आपका फॉर्मूला से है, ये जो आप माइनस देख रहे हैं आपका फॉर्मूला से है, ये जो आप माइनस देख रहे हैं आपका फॉर्मूला से है। बाकी जो अब ये माइनस है इसको गुना करने पे है ना, 2 दूनी 4 माइनस का 4 प्लस ये भी आपका फॉर्मूला से है। उसके बाद क्या होगा 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। बीच में माइनस आएगा 3 या 9 माइनस का 9 प्लस 3 को 2 से गुना करेंगे माइनस का 6, माइनस फॉर्मूला से आपका आ जाएगा। उसका 4 को 1 से गुना करेंगे -4 गुना 1 -4। हल कर लीजिए इसको, जो निकल के आएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। बस यही तरीका है, सबसे आसान तरीका है। आपको किसी भी त्रिभुज का अगर आपको एरिया निकालना हो तो, क्षेत्रफल निकालना हो तो उनके आपके पास शीर्ष दिया हो, और यही तरीका आपका लागू होगा चतुर्भुज में भी। चतुर्भुज के भी आपको शीर्ष दिए होंगे तो बस वही आपको उस तरह से आपको बनाना है, ठीक। अगला सवाल, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है तो छोटे खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब सबसे पहले देखिए एक त्रिज्या आपके पास, सॉरी वृत्त है, राइट। अब उस वृत्त में जो है ये केंद्र है, इसमें जो है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त जीवा पर क्या बनाती है, क्या बनाती है, समकोण बनाती है। मतलब सबसे पहली बात जो ये होगा, ये आपका एक समकोण बनेगा, ये यहाँ पे कितना 90 का बनेगा, और ये इसका क्या हो जाएगा जीवा हो जाएगा। यानी इस जीवा पर ये आपकी एक
मान लीजिए ए है, ये बी है, ये आपका ओ है, यानी ए बी जो है वो वृत्त का क्या है, जीवा है, और इसी पर आपका जो है ये समकोण बन रहा है, और इसकी लंबाई दिया, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, राइट। तो क्या कह रहा है कि छोटे खंड का क्षेत्रफल निकालो, ये वाले खंड का आपको एरिया निकालना है। समझे आप? सवाल तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब इसको हल कर लीजिए, कैसे हल होगा। अब आप बताइए ओ ए बी ये पूरा जो भाग है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बताइए। इसको मतलब वृत्त का त्रिज्याखंड भी कहते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है क्या बताइए, पढ़े ना आप लोग, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 पढ़े हैं। अगर पूरे वाले भाग में से हम मिला त्रिभुज का माप को हम घटा देंगे, तो क्या मेरा ये वाला भाग नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा बताइए, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। समझे? यानी कि आप ये कह सकते हैं त्रिज्याखंड ओ ए बी का जो आपका होगा उसका क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा। यानी ये जो आप लगाएंगे इससे आपके पूरा का मान आएगा। देख लीजिए ऐसे करके पेन दौड़ाओ में, यहां से यहां तक, अरे ना आप लोग, ये पूरा का क्षेत्रफल आपका निकल के आएगा। उसमें से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला भाग निकल जाएगा। अब देखिए पाई का मान दिया हुआ कितना, 3.14। आर का मान कितना है, त्रिज्या 10 इंटू 10, ये उसका त्रिज्या हो जाएगा ना, राइट। 10 गुना 10 इंटू थीटा, थीटा मतलब कितना, कोण, कोण कितना है आपका 90 डिग्री है, बटे आपका 360 माइनस ओ ए बी का जो एरिया निकालेंगे, समकोण त्रिभुज आपका है, तो समकोण त्रिभुज में अगर एक, तो क्या बोलेंगे उसका एरिया कितना कितना होगा, 1/2 आधार इंटू क्या होता है ऊंचाई। आधार क्या हो जाएगा, देखिए आपका एक को आधार मान लेंगे, एक को हम लोग ऊंचाई मान लेंगे, ये मानेंगे ना। देखिए क्या होता है बताइए, ये भी आपका 10 है, ये भी आपका 10 है, ये आपका समकोण है। एरिया कितना हो जाएगा बताइए, 1/2 10 गुना 10 आप करते हैं ना, आधार इंटू ऊंचाई कितना होगा, 10 पंचे 5 दूनी 10, 10 पंचे कितना आपका हो जाएगा बताइए, 10 हो जाएगा। यहां पे हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, सही, डायरेक्ट क्या कर देंगे, आधार भी कितना आपका 10 है, ऊंचाई भी कितना आपका है 10 है, राइट। अब देखिए कटेगा यहाँ पर, यहाँ पॉइंट को उड़ाएंगे यहाँ पर, उसके बदले में कितना जीरो आएगा, बैठेगा 2 जीरो बैठेगा। अब देखिए 1 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल, 9 चौक 36, 4 से पूरा का पूरा कट जाएगा। अब ये भी कट जाएगा, 2 27 2 दूनी 4, 157 दूनी कितना होगा 314। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना आ गया, बचा यहाँ पर 157/2 बचा, माइनस 1/10 गुना 10 कितना आपका होगा 100/2 बचा। अब यहां से देख लीजिए, 2 आपका एलसीएम आ जाएगा, जो 57 से आपका 100 घट जाएगा, कितना बचेगा आपका 57 बचेगा। भाग लगा दीजिए, कितना होगा 2 दूनी 4, 17 बचा, कितना होगा 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, कितना आपका आ जाएगा बताइए 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत आपको जो है अब नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आसान चीजें थी, बस यहाँ पे जो है आपको ध्यान देना है कि आप गलती मत कर देना कि कुछ और निकाल के मत बैठ जाइएगा। यहाँ पे दिया हुआ कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। तो छोटे खंड का देखिए, जब भी त्रिज्या खंड की बात करें तो ये छोटा खंड आपका ये वाला हो जाएगा, बड़ा खंड जो होगा ये पूरा वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो छोटे खंड की बात कर रहा है, कैसे निकालेंगे हम, ये वाला पूरे त्रिज्या खंड से अगर हम त्रिभुज को माइनस कर देंगे तो आपका निकलेगा नहीं। हमको त्रिज्या खंड का फॉर्मूला पता है, त्रिभुज का फॉर्मूला पता है, बस सारे के सारे मान आपको दिया हुआ है, उसको रखिए, आपका निकल के आ जाएगा। तो आप गलती मत कर देना कैलकुलेशन करने में, ठीक। चलिए अब देखिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे हुआ था कि लाइट चली गई थी, इसकी वजह से वीडियो रुक गया था। अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल आपका दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। सवाल आपका है कि रेखाखंड ए बी, अब देखिए कोई आपका रेखा है, रेखाखंड है, ए है बी है, ए बी, ए का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है -2, -5, और जो बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, 5। इस पर लंब समद्विभाजक है, लंब भी है और उसको 2 बराबर भागों में क्या करता है, डिवाइड भी करता है, ठीक है। तो ये वाले कोऑर्डिनेट का आपको मान निकालना है। अब ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आपका हो जाएगा, पता नहीं हमको, इसलिए इसको हम लोग क्या x, y मान सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए एक का कोऑर्डिनेट पता है हमको कितना, -2, 5,
बी का कोऑर्डिनेट पता है कितना 2,5, हमको निकालना है किसका, ये मान लीजिए जिसको पी बोल देते हैं, पी का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। अब मध्य बिंदु जब निकालेंगे हम लोग, ठीक है, मिडिल पॉइंट, तो वहां पे हम लोग फॉर्मूला होता है, देखिए एक्स निकालना है, एक्स बराबर क्या होगा, दोनों को एक्स को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे कितना है माइनस का 2, यहाँ पे कितना है प्लस का 2, दोनों को जोड़ के किसे डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि 2 संख्या है ना, इसलिए देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस प्लस कैंसिल, बराबर कितना आपका हो जाएगा 0। अब y की बात करें अगर, तो y कितना है आपका 5 माइनस 5, यहाँ पे कितना है +5, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, माइनस प्लस कैंसिल, बराबर कितना हो जाएगा 0। यानी कि x और y कितना आ गया आपका, यानी p का जो कोऑर्डिनेट था x और y कितना आ गया 0,0। कौन से ऑप्शन में है, ए में है, इसलिए ए बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। समझ गए? यानी कि जब आपके पास कोई एक रेखाखंड हो, उसका आपके पास 2 पॉइंट है, दोनों कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है, मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट बोलेगा यहां से मान लीजिए x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ x और y निकालने के लिए यहाँ पे x1 को प्लस x2 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद y निकालने के लिए y1 प्लस y2 करेंगे, जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका x और y निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब यहां पे देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट की बात कर रहा है, पता आपको होगा कि दोनों को एक बार जोड़ना है, दोनों को एक बार गुना करना है। मतलब क्या होगा, 15 को 10 से गुना कीजिए, कितना होगा आपका 100, नहीं पहले क्या कीजिए, दोनों को आप जोड़िए, कितना आपका हो जाएगा, 15 को 10 में जोड़ेंगे कितना आपका हो जाएगा 25, माइनस 15 को 10 से गुना करेंगे कितना होगा 150, बाई आपका 100 कीजिए, 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, 25 से 1.5 जाएगा, कितना हो जाएगा 23.5। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, जो आपका राइट हो जाएगा। अरे सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद आपको एकल छूट की बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला आप याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। याद रहेगा चीज आपको, ये फॉर्मूला होता है किसका, सक्सेसिव डिस्काउंट का। जब भी किसी वस्तु में क्रमिक छूट दी जाए, 2 अलग अलग छूट देने के बाद आपको पूछेगी एकल छूट क्या होगा, तो बस आपको आंखें बंद करनी है और इस फॉर्मूला के बारे में आपको सोचना है कि a प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाई 100। अब देखिए a का मान कितना है 15 है, b का मान कितना आपका 10, बीच में क्या होगा माइनस 15 इंटू क्या करेंगे 10 बटे आपका 100, 15 10 25, 0 से आपका 0 कैंसिल, यहां से 0 कैंसिल होगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 1.5 बराबर 23.5 आ गया। कितना परसेंट, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत आपको अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बिंदु P दिया हुआ इतना कि मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी। मूल बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, 0,0 होता है, ये होता है ना, जब भी मूल बिंदु आपका 0,0 हो और उसके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना हो, तो जो मान आपको दिया हुआ क्या दिया बताइए 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस 8, 8 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 बराबर रूट अंदर में क्या होगा 100, इसका मान कितना हो जाएगा 10। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, जो आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब देखिए कैसे होता है, अब मान लीजिए कि आपको मूल बिंदु से क्या करना है, इसका जो है डिस्टेंस निकालना है। अगर हम फिगर से इसको समझेगा तो एक आपका y कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मूल बिंदु, ये क्या होता है 0,0 होता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए p क्या, x का मान -6 है, तो माइनस में आपका इधर आ जाएगा -6, ये आपका x है ना, ये आपका y है। अब देखिए y का मान दिया हुआ है कितना 8, प्लस में आपका इधर होता है y का मान लीजिए आपका ये 8 दिया हुआ है। अब देखिए इसको ऐसे आप खींचते हैं और इसको ऐसे आप खींचेंगे, दोनों कहां मिलेगा, यहाँ पे आके मिलेगा, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना -6, आपका 8 हो जाएगा। अब जो ये मूल बिंदु आपका ये है, ये से आपको डिस्टेंस निकालना है, ये वाली दूरी आपको ये ज्ञात करना है आपको, राइट। अब देखिए यहाँ पर यहां से यहां तक की दूरी कितना हो गया बताइए 6, यहां से यहां तक की दूरी कितना आपका है 8, तो क्या आपने नहीं पढ़ा है ट्रिपलेट से 6 8 10, ये कितना आपका हो जाएगा 10 हो गया, वही आपको दूरी निकालना था, निकल गया था सबका।
ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत है आपका। अगर चीजें आपको पता है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपका 6 है, ये हाइट आपका 8 है, 6 8 10, यही तो आपको निकालना था। मूल बिंदु से ये जो कोऑर्डिनेट था 6,8 -6,8, यही तो आपको दूरी निकालना था। निकल गया 10 आपका, कोई दिक्कत क्या? अगर आपको फॉर्मूला लिखना हो तो फॉर्मूला भी आप लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का बीच के? लिख लीजिएगा, क्या लीजिएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का आपका होल स्क्वायर होता है। ये क्या होता है? ये आपके जो दो पॉइंट दिया होगा, जो आपका पॉइंट दिया होगा उसके बीच की अगर आपको दूरी निकालना हो, ठीक है। मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। ये आपके पॉइंट है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ए का मान आपको कुछ दिया हुआ है, ये x1 y1 है। ये बी का मान दिया हुआ है कितना आपको? x2 y2 दिया हुआ है। तो ए से बी के बीच की दूरी, इसी डिस्टेंस को आपको निकालना है। जब ये डिस्टेंस आपको निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पे आप क्या कर देंगे? रूट डाल देंगे। समझ गए आप? तो इस क्वेश्चन को आप तीनों तरीका से बना सकते हैं। और जब मूल एक, जब दो बिंदु में, जब दो कोऑर्डिनेट में आपका एक कोऑर्डिनेट एक बिंदु जो है जीरो हो जाए, तो आसानी से उसी का आपको वर्ड करके आप जोड़ देंगे, काम खत्म, निकल के आ जाएगा। तो मैंने तीनों तरीका आपको बता दिया, आपको जैसे बेहतर लगे वैसे आप बनाइए सवाल को, ठीक है। और तीनों तरीका आसान है। अगला सवाल देखिए, शीर्ष दिया हुआ a, b प्लस सी, b, c प्लस ए और c, a प्लस बी वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या इस तरह के सवाल को आप बनाना चाहेंगे? बिल्कुल भी आप बनाने मत बनाइएगा सवाल को, ठीक है। तो छोड़ के भी तो नहीं आना है आपको, बनाना है। मतलब लंबा चौड़ा आपको हल नहीं करना है, बस शॉर्ट में बनाना है। कैसे बनाना है? अब देखिए, एबीसी है। इससे पहले मैंने आपको बताया था 3 पॉइंट का जो 3 शीर्ष होगा उसका आपको मान दिया और है, तो कैसे निकालेंगे? उस तरीका से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या एक तरीका और है, यहाँ पे काम कीजिए, ए को आप 1 मान लीजिए, बी को क्या मान लीजिए? 2 मान लीजिए, और सी को आप लोग क्या मान लीजिए? 3 मान लीजिए। यानी क्या करना है? ए का मान 1, बी को आप लोग क्या मान लीजिए? 2, और सी को मान लीजिए कितना आप लोग? 3। अब अल्टरनेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सी को 1 मान लो, बी को 2 मान लो, ए को क्या मान लो? आप 3 मान लो, जो मानना हो आप। तो ऐसा मानने से क्या हो जाएगा? अब देखिए, ये जो आपका 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, 1 2 और आपका 3। अब देखिए, पहला को हम लेंगे ए बी और सी, जोड़ने में कितना आपका आ जाएगा बताइए? 6। दूसरा को हम लेंगे, तीनों को जोड़ने पे कितना आपका आ जाएगा? 6। इनको लेंगे, इन पे मान रखेंगे, जोड़ने पे कितना आपका आ जाएगा? 6। जब तीनों आपस में अगर जोड़ने पर बराबर आ जाए, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो कितना आपका आ जाएगा? 0 होता है। याद रखिएगा क्या, कि जब तीनों कोऑर्डिनेट को, उसका बिंदु जो होगा उसको जोड़ने पर, तीनों को जोड़ने पर तीनों का मान अगर बराबर आ जाए, उसका एरिया हमेशा 0 होगा। याद रखिएगा इस बात को हमेशा, ठीक है। तो तीनों को जोड़ने पे कितना कर दे बताइए? ये भी 6 आ जाएगा, ये भी 6, ये भी 6 मान रख के आप देख लो। ए का मान रखो, बी का मान रखो, सी का मान रखो, तीनों को आपस में जोड़ लो। और ऐसा होने पर अगर सभी तीनों बराबर होते हैं, तीनों बिंदु बराबर होते हैं, तो जब आप तीनों बिंदु अगर बराबर आ जाए तो वो आपका त्रिभुज बनेगा ही नहीं। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। या ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप वही तरीका रख लो। कौन तरीका मैंने आपको बताया कुछ देर पहले, बताइए। आप बोलेंगे हम 1 2 3 कहां से रखेंगे? थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, नहीं तो आप जो मैंने तरीका बताया था आपको उसमें देखिए, क्या आपका ए कोमा बी प्लस सी कीजिए, फिर क्या आपका बी कोमा सी प्लस ए कीजिए, या फिर आपका सी कोमा ए प्लस बी कीजिए। बस इसको दोबारा लिख दीजिए, ए कोमा बी प्लस सी, ठीक है। अब इसको क्या करना है? 1/2 करना है। अब इसको गुना कर लीजिए, इसको इससे गुना कीजिएगा, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना कीजिए, हो जाएगा हल आपका। एक फॉर्मूला आप और पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बताइए? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का 1/2 पता है ना आपको? x1, उसके बाद क्या होता है बताइए? y2 माइनस y3 प्लस x2, क्या होगा?
y2 माइनस y2 y3, उसके बाद क्या होता है बताइए आप, y1, सॉरी क्या होता है, y3 माइनस y1, फिर होगा प्लस x3 y2 माइनस y1। ठीक है, ये फॉर्मूला आप होता है, क्या इसमें भी आप रख के देख लो। अब बोलिएगा क्या हो जाएगा, तो x का मान क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या आपका x1 है, x1 क्या आपका हो जाएगा, a हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x2 जो होगा वो कितना आपका हो जाएगा, b हो जाएगा। ये x3 जो होगा आपका कितना हो जाएगा बताइए, c हो जाएगा। अब y1 की बात करें तो y1 कितना होगा आपका, b प्लस सी हो जाएगा। y2 की बात करें अगर तो आपका c प्लस ए हो जाएगा। y3 की बात करें अगर तो a प्लस बी हो जाएगा। इन मानों को आप रख के देख लो यहाँ पर, तब भी आपका जीरो आ जाएगा। इस तरीका से बनाओ तब भी जीरो आएगा। मैंने आपको बताया कि पुट कर दो वैल्यू, तब भी आपका जीरो आएगा। जैसे आप बनाना चाहें, जो भी तरीका आपको सही लगे। मैं तो यहाँ पे यही कहूंगा कि इस तरह के सवाल जब भी आप देखें, आप जो है कोडिंग जो मेथड है जो मैंने रखा 1 2 3 उस तरह से सवाल को बनाएं, ताकि आपको जो है उस लंबे चौड़े इक्वेशन में आपको जाना ही नहीं पड़े। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए, यदि a और b किसी द्विघात समीकरण के मूल है और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 3 अल्फा बीटा और अल्फा बीटा बराबर 4, तो समीकरण क्या होगा, कौन सा समीकरण यहाँ पे होगा। अब आप देखिए आपके पास दिया हुआ क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 3 अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान जो होगा 3 इंटू अल्फा बीटा का मान दिया हुआ है कितना, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है देखिए स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे कितना आपका रूट आएगा, कोई दिक्कत। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 4 तिया 12 है, रूट में आपका 12 आ जाएगा। तो रूट 12 को आप लोग 2√3 कर सकते हैं, हो जाएगा ना, 2 दूनी 4, 4 तिया आपका 12, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 2√3 आ गया। राइट, देखिए अब आपको द्विघात समीकरण है तो हमको द्विघात समीकरण में दो ही चीज चाहिए ना, एक चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा और एक चाहिए कि अल्फा इंटू बीटा। अब दोनों मान मेरे पास आ गया, अब रख लो। समीकरण इक्वेशन क्या था उसके लिए बताइए, अरे ना आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है द्विघात समीकरण का। ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मान रख लो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए अब यहां पे जो है ना अल्फा प्लस बीटा सब जगह आप देख रहे हैं प्लस माइनस में दिया हुआ है ना, देखिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2√3 है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। अब देखो ये कौन से ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है, जो बिल्कुल ही आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ जो रूट हट, यहाँ जो स्क्वायर हटा है, यहाँ पर यहाँ देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर था ना, तो जो आपका रूट में आएगा तो किस में आएगा, आपको प्लस माइनस में आपका आ जाएगा ना, ये भी किस में आपका आ जाएगा, प्लस माइनस में आ जाएगा। तो यहां भी आपका जो होगा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आपका हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ये किसका, द्विघात समीकरण का है। या फिर आपको त्रिघात समीकरण है तो क्या कीजिएगा आप, तो आपको क्या करना है, देखिए उसके लिए इक्वेशन लिख देता हूं मैं आपको कि एक्स क्यूब माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा और गामा होता है, याद रहेगा। देखिए ये द्विघात समीकरण द्विघात के लिए होता है, ये आपका त्रिघात के लिए होता है। क्या करना है, अल्फा बीटा गामा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का गामा इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू क्या हो जाएगा ब्रैकेट में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। राइट, कोई दिक्कत। अब देखिए अगर आपको अल्फा और बीटा का निकालना हो, देखिए अल्फा प्लस, देखिए इसको भी देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है क्या बताइए, माइनस बी बाई ए होता है। उसके बाद इसका मान होता है क्या पता आपको, सी बाई
ए, और ये क्या आपका होता है, इसका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए होता है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। यदि हम एक ही त्रिज्या के दो गोलार्ध को उनके आधारों के अनुदिश मिलाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा? अब क्या प्राप्त होगा? गोला प्राप्त होगा ना। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल राइट होगा। यानी कि आपके पास दो गोलार्ध है और दोनों गोलार्ध की त्रिज्या सेम है। गोलार्ध मतलब क्या होता है? गोले का टुकड़ा, आधा भाग होता है ना। जब आधा भाग को मिलाएंगे, दोनों की त्रिज्या बराबर है तो क्या बनेगा? एक पूरा का पूरा गोला ही बनेगा ना। क्या बनेगा आपको बताइए? ठीक है, दोनों की त्रिज्या आपका सेम है, दोनों की त्रिज्या सेम है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आपका एक गोला ही बनेगा ना। कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका है कि एक वृत्त में एक ही समय कितने समानांतर स्पर्श रेखा हो सकते हैं? अब देखिए आपके पास एक वृत्त है, स्पर्श रेखा की बात कर रहा है कि समानांतर कितने स्पर्श रेखा होगा। अब मान लीजिए ये आपका एक स्पर्श रेखा है, तो क्या इस पे जो है आप और स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जो उसके समानांतर हो? बिल्कुल खींच सकते हैं, यहां भी खींच सकते हैं। ये तो क्या ये इसके समानांतर हो जाएगा? बिल्कुल होगा। क्या इसके अलावा कोई और खींच सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं खींच सकते हैं। यहां खींचेंगे तो फिर इसको काट देगा, बिल्कुल फिर कटना भी नहीं चाहिए। समानांतर कौन कितने हो जाएंगे आपके? दो हो जाएंगे। कितने खींच सकते हैं? या फिर आप ऐसे खींचो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे खींच लो। तो कितने हो जाएंगे आपके? कितने हो सकते हैं आपके? दो हो सकते हैं, ठीक। चलिए अगला सवाल। यदि x1 x2 x3 इतना तक एन तक गया हुआ है, किसी दिए गए डेटा के अवलोकन हैं, तब परीक्षणों का माध्य क्या होगा? नॉर्मली कह रहा है कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य का फॉर्मूला होता है परीक्षणों की योग बटे परीक्षणों की संख्या। योग बटे संख्या देखिए कहां पे लिखा हुआ है, यहाँ पे योग है, यहाँ पे संख्या है, यहाँ पे संख्या योग। ये तो आपका नहीं हो जाएगा। योग प्लस संख्या नहीं होगा, ऊपर तो कोई नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्योंकि कहा कि परीक्षणों का योग, ये जो आपका मान दिया है इसको आप एक बार जोड़ेंगे, उसके बाद अवलोकनों की संख्या, कुल कितने संख्या उससे उसको हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, जो आपका माध्य निकल करके आ जाता है, आपका मीन निकल के आपका आ जाता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत तो आपको समझ में? चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है केंद्र प्रवृत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा माप चरम मूल्यों से प्रभावित होता है? अब देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की बात कर रहा है, यहां पे जो है सेंट्रल टेंडेंसी कर रहा है। कौन सा माप चरम मूल्यों को प्रभावित होता है? अब देखिए यहां पर यानी ये कह रहा है कि आपके पास अगर कोई डाटा हो, अगर आपके पास कोई डाटा हो, अब उन डाटा में अगर कुछ मान को आप बदलते हैं तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित करेगा, किसके मान को सबसे अधिक प्रभावित करेगा? अब देखिए आप इसको ऐसे नहीं समझ सकते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं 2 3 5 7 3 8 6 4, उसके बाद आपका 3, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखिए अब आपके पास एक डाटा है, देखिए है ना डाटा, यहाँ कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आपको माध्य निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? सभी संख्याओं को जोड़ करके जितनी संख्या उससे डिवाइड कर देंगे। कोई दिक्कत? ये करने वाले हैं। अगर आपको माध्यिका निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या करेंगे? ये बीच वाली संख्या हो जाएगा, वही माध्यिका हो जाएगा। क्या एक संख्या इधर बढ़ा देंगे और एक संख्या इधर बढ़ा देंगे? अब देखिए ये एग्जैक्टली 3 माध्यिका आपका नहीं होगा। इसको फिर आप बोलिएगा गलत हो रहा है। फिर यहाँ पर आप इसको पहले क्या करेंगे? आप असेंडिंग ऑर्डर में से आएंगे, इसमें असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में से आएंगे। तो मैं जस्ट यहाँ पे कह रहा हूं कि आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि मान लीजिए कि बीच में आपका 3 आ रहा है, तो 3 ही क्या हो जाएगा? उसका माध्यिका हो जाएगा। लेकिन 3 नहीं होगा, उसको पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में जाना है। जो बीच में आएगा वही आपका माध्यिका कहलाएगा। तो देखिए अगर मैं माध्यिका होने के बाद एक संख्या में आगे बढ़ाऊं, एक संख्या में पीछे बढ़ाऊं, तो क्या माध्यिका में कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो जो बीच में है तो आपका बीच में ही रहेगा। दो संख्या इधर बढ़ा दो, दो संख्या उधर बढ़ा दो,
तब भी क्या माध्यिका में कोई फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए यहाँ पर, अब बहुलक की बात करें अगर, तो बहुलक क्या हो जाएगा? जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट करता है, अब देखिए अधिक एक बार, 2 बार, 3 बार, तो बहुलक कितना आपका हो जाएगा बताइए? 3 आपका हो जाएगा। लेकिन इसमें से एक संख्या हम और एक बढ़ा देते हैं, एक संख्या हम 5 बढ़ा देंगे, तो क्या बहुलक में कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है। तब भी हम देख रहे हैं कि 3 ही जो है वो मैक्सिमम टाइम आया है, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। यानी कि माध्यिका में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बहुलक में भी कोई फर्क, संख्या को बढ़ाने पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब माध्य की बात करें अगर, तो जो ही हम संख्या ऐड करते हैं, ठीक है, जो ही हम संख्या को जो पहले था उसमें से कुछ भी ऐड करते हैं, तो योग में फिर उसका बढ़ोतरी हो जाता है, राइट, और नीचे में संख्या में उसका फिर वृद्धि हो जाता है। तो फिर जो भाग लगेगा उसके मान में आपका चेंजेस हो जाएगा। यानी कि जो भी आप छेड़खानी यहाँ पे करेंगे, मान को घटाएंगे या बढ़ाएंगे, तो टोटल के मान में वो प्रभाव डालेगा। समझे बात को मेरा? यानी कि आप जो आपके पास जो आंकड़ा दिया हुआ है, उस आंकड़े में कुछ भी आप फेरा फेरी करेंगे, अदल बदल करेंगे, मान में को घटाएंगे या बढ़ाएंगे, तो पूरा का मान जो निकल के आएगा माध्य में, पूरे के पूरे मान में इफेक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा। वो एक संख्या निकाल लोगे तो कम हो जाएगा, फिर नीचे में जो संख्या होता है वो भी एक कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो पूरा का पूरा वो मान इफेक्ट करेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि माध्यिका भी कोई प्रभाव ज्यादा नहीं डाल पा रहा है, और बहुलक भी आपको प्रभाव नहीं डाल पा रहा है। इसलिए कौन हो जाएगा प्रभावित? कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए होगा, माध्य जो होता है वो प्रभावित होता है सबसे अधिक। भी कर रहा है कि चरम मूल्यों से प्रभावित कौन होता है? कौन सा माप? तो माध्य जो होगा सबसे अधिक प्रभावित होता है। और क्यों होता है मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिया, राइट। चलिए अगला सवाल देखिए, समान आयतनों के दो गोलाकार बेलनों की ऊंचाई दिया हुआ है, उनका ऊंचाइयों के अनुपात में है, तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा? अब आयतन दोनों का समान है, लेकिन ऊंचाई भी है उन दोनों का अलग है, और त्रिज्या भी दोनों का अलग है ना? त्रिज्या अलग, त्रिज्या का अनुपात से निकालना है, त्रिज्या भी आपको निकालना है। अब देखिए आयतन, किसका आयतन? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है बताइए? पाई आर स्क्वायर आपका एच होता है, ये होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे कितना होगा? पाई आर स्क्वायर H2। यानी यहाँ पे मैंने नाम दे दिया कि H1 H2 R1 H1 और R2 आपका H2, क्योंकि दोनों की त्रिज्या भी अलग है, दोनों का आपका हाइट भी आपका अलग है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए उनकी ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। तो काम करते हैं, यहाँ से पाई को हम काट लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा आपका? R1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से R2 को इस पार लेके आ जाओ, तो क्या होगा? R2 का होल स्क्वायर, इस पार क्या बचेगा आपका? H2 बटे क्या बचेगा आपका? H1 बचेगा। कोई दिक्कत? अब देखिए R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर बराबर H2। ऊंचाई आपके ये आपका H1 हो जाएगा पहले है, तो ये कितना आपका हो जाएगा? H2 हो जाएगा। H2 कितना आपका? 2 बटे आपका 1, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या बचेगा बताइए? R1 बटे R2 √2 बटे क्या होगा? 1 हो जाएगा, बराबर √2 अनुपात 1। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, जो बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब √1 अनुपात 2 बिल्कुल भी नहीं करना है। हो सकता है कि आप जो इसको देखेंगे पहले ऑप्शन में 1√2 है, तो उसका मतलब आप कहीं ना कहीं इसको ठीक कर सकते हैं, और यही गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब देखिए, अब ये चीजें रहा कि आप लोग को मैंने फॉर्मूला से बताया कि फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कौन सी चीजें हैं? आप याद रखिएगा कि R1 बटे आपका अगर R2 है, तो हाइट में हाइट क्या हो जाएगा? H2 रूट के अंदर बटे H1 हो जाएगा। बस ये चीजें आपको पता था अगर, तो इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं था आपको, जो चीज दिया हुआ था बस रख लेते, काम खत्म। R1 बटे R2 बराबर क्या होगा? H2 बटे H1 होता है। रूट क्यों आता है? क्योंकि एरिया में हमेशा क्या आता है? स्क्वायर आता है ना। एरिया में हो या फिर आयतन में हो, तो रेडियस जो होता है हमेशा वो स्क्वायर के फॉर्म में होता है। तो स्क्वायर हटता है तो इसका मतलब ये इस पे रूट आएगा, तो ये इस पे रूट आएगा, इसका मतलब ये पूरा का पूरा पे रूट आपका आ जाएगा। बस ये चीजें आपको पता होगा कि R1 बाई R2 बराबर H2 बाई H1। इतना भी कुछ करने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, समझ गए? तो आज हम लोग एक काम करते हैं, क्लास को यहीं तक हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए कि आज का जो पहला क्लास था हम लोग का स्टेट पेपर 1 के लिए 9th-10th के लिए, कैसा लगा आपको? क्या क्वेश्चन? देखिए सबसे पहली बात तो सारे के सारे सवाल आपका PYQs है,
ठीक है, मैं PYQs यहाँ पढ़ा रहा हूँ। उसके अलावा क्या मैं पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने का अप्रोच आपको सही लग रहा है? अगर लग रहा है तो एक बार आप लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, और हमारे आने वाले वीडियो में आप जरूर जुड़िएगा अगर आप चाहते हैं इस बार सफलता लेना, क्योंकि यहाँ पे देखना कि आप जितने सारे पॉसिबल चीजें हैं वो यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं। जो चीजें जितने तरीके से आपको समझाया जा सके आपको, उस तरह से मैं यहाँ पे समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।